हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 में सीनियर सिटीजन अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो सीनियर सिटीजन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है और फिल करना है। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। तो यदि आपकी पेंशन की इनकम के साथ साथ में सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट और हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो रखी है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। यदि पेंशन के साथ साथ दोस्तों इंटरेस्ट है सेविंग बैंक या फिर एफडी की इंटरेस्ट, शेयर मार्केट में यदि कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है, लॉस हो रखी है, तो आपको आईटीआर 2 में इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके बाद पेंशन और इंटरेस्ट के साथ साथ आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग या इंट्राडे किए हुए हैं और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन भी हो रखी है, तो इस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। तो जो केस हमने सेलेक्ट किया है उसमें आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है। इसमें इनकी पेंशन की इनकम, इंटरेस्ट और शेयर मार्केट से कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है, इसलिए आईटीआर 2 को कैसे फाइल करना है इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। अब इन आईटीआर फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको कौन सा रेजिम सेलेक्ट करना है डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम के ऊपर। तो यदि आपकी इनकम 5 लाख के अंडर में इन सारे सोर्सेज से, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना है। और यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख के अंडर में है या फिर 7 लाख के ऊपर है तो उस केस में भी आपको न्यू टैक्स रेजिम ही सेलेक्ट करना है। अब इसमें जो कैपिटल गेन की इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। तो आईटीआर 2 में जो कैपिटल गेन की शेड्यूल है उसको अपडेट करने, तो इसके लिए आपको चाहिए टैक्स P&L स्टेटमेंट, जो कि आपको ब्रोकर की वेबसाइट से मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपको रियलाइज P&L और अनरियलाइज P&L दिखता है। अनरियलाइज P&L का मतलब होता है दोस्तों कि जो स्टॉक्स आपने सेल नहीं किया हुआ है 31 मार्च 2025 को, और रियलाइज P&L में दोस्तों वो होता है कि आपने स्टॉक्स को सेल कर दिया और आपको ये एक्चुअल में गेन हो रहा है। और यहाँ पे आपको चार्जेस दिख जाते हैं कि टोटल आपने इस ट्रेड के लिए कितना चार्जेस पे किया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 23 जुलाई के पहले 23 जुलाई के बाद के लिए बाइफरकेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने इस स्टेटमेंट को आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको चाहिए बाई वैल्यू और सेल वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाई वैल्यू आपको दिखेगी और बगल में दोस्तों यहाँ पे सेल वैल्यू आपको दिखती है और यहाँ पे रियलाइज P&L दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाई वैल्यू है इस बाई वैल्यू को आपको टोटल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल कर दिया बाई वैल्यू और इसके बाद यहाँ पे टोटल कर लिया सेल वैल्यू और यहाँ पे रियलाइज P&L को हमने टोटल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का है, लेकिन कैपिटल गेन शेड्यूल में आपको ये डेटा स्प्लिट करते हुए मिलेगा। 23 जुलाई के पहले क्या सिचुएशन थी, 23 जुलाई के बाद क्या सिचुएशन थी। तो इस केस में आपको यहाँ पे सेल डेट देखनी है कि 23 जुलाई के पहले वाली कहाँ तक की एंट्री इसमें आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 16 जुलाई तक की एंट्री जो इसके पहले की आ रही है 23 जुलाई के पहले आएगी, इसके बाद अगस्त की एंट्री, सितंबर की एंट्री और यहाँ तक मार्च तक की एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एक अलग से प्रिपरेशन आपको कर लेनी है, एक बाइफरकेशन आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है कि यहाँ पे 23 जुलाई के पहले क्या बाई वैल्यू थी और क्या सेल वैल्यू थी और यहाँ पे कितना गेन हुआ। 23 जुलाई के पहले टोटल बाई वैल्यू कितनी थी, सेल वैल्यू कितनी थी, कितना गेन हुआ। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस भी क्लेम करने को मिलता है। तो एक्सपेंसेस के लिए देखिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको सारे एक्सपेंसेस यहाँ नहीं क्लेम करने हैं। इसमें दोस्तों जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है ये आपको माइनस कर देना है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में आप जो है क्लेम कर पाते हैं। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद ये टोटल आपके एक्सपेंसेस आते हैं। अब इसको भी दोस्तों आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, मतलब जो टोटल सेल वैल्यू आई है उसके आधार पर इसको भी डिवाइड करना पड़ता है। तो 23 जुलाई के पहले कितनी आ रही है, 23 जुलाई के बाद कितनी आ रही है, ये आपको अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो इतना होमवर्क करने के बाद अब आपको पोर्टल पे चलना है, वहां पे देखते हैं किस तरीके से आईटीआर 2 को फाइल करना है। दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉग इन करना है, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, देन आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, आईटीआर 2, देन प्रोसीड विद आईटीआर फॉर्म, ओके पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसका टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे शेड्यूल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इनकम वाले शेड्यूल्स में आपको आना होता है। यहाँ पे आपके ऊपर जो भी शेड्यूल्स एप्लीकेबल है, जैसे मैंने बताया पेंशन की इनकम है तो आपको सैलरी शेड्यूल सेलेक्ट करना है,
यदि आपको रेंटल इनकम हो रखी है तो आप ये वाला शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कैपिटल गेन हो रखी है तो दोस्तों इस केस में आपको ये वाली शेड्यूल्स कैपिटल गेन और सेक्शन 112A सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अदर सोर्सेज के शेड्यूल्स रहने देने हैं। यहाँ पे शेड्यूल SI आपको जरूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि कैपिटल गेन की जो इनकम होती है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, ठीक। और यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम सेलेक्ट करना है। फाइलिंग स्टेटस पे आपको आना है, यहाँ पे सेक्शन 139(1) और यहाँ पे देखिए ओल्ड रेजिम में आपको फाइल करना है। जैसे मैंने बताया कि यदि 5 लाख के अंडर में है तो यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करके ओल्ड रेजिम में चले जाएंगे। 7 लाख या उसके ऊपर ज़्यादा है तो दोस्तों नो में जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे और इन सारे ऑप्शन पे आपको नो पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। आपका एक बैंक यहाँ पे प्री वैलिडेटेड जरूर होना चाहिए और ये चेक्ड होना चाहिए, क्योंकि इसी में रिफंड वगैरह आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको शेड्यूल सैलरी में आना है और यहाँ पर आपको अपनी पेंशन की इनकम रिपोर्ट करनी है। आपको ग्रॉस सैलरी में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। अपने एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो जो पेंशन की स्लिप आपको मिली होगी उस पेंशन की स्लिप के अनुसार आपको अपनी डेटा को फीड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, पेंशन की स्लिप में आपको ये टोटल जो पेंशन का अमाउंट है ये आपको मेंशन करना है। तो दोस्तों पेंशन की इनकम को रिपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे नेचर ऑफ सैलरी में आएंगे और यहाँ पे आपको एन्युटी और पेंशन में जाना है और आप बेसिक सैलरी में भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आप डाल देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। कोई भी अलाउंसेस वगैरह आपको यहाँ पे क्लेम नहीं करने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का आपको मिल जाता है। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में इनकम हो रखी है, न्यू टैक्स रेजिम में आप ITR फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपकी रेंटल इनकम यदि हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से, तभी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि सेल्फ ऑक्युपाइड है और आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आपको क्लेम करना है, तो न्यू रेजिम में आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बेसिकली यदि रेंटल इनकम है तो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ पे ऐड अनदर पे आपको जाना है। यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स आपको देनी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्टी का आपको ओनरशिप सेलेक्ट करना है कि आप सेल्फ हो या फिर वो प्रॉपर्टी आपके माइनर स्पाउस के नाम पर है। जो भी आपके केस में होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को ओन्ड है या नहीं है, यहाँ पे आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद को ओनर की डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, यदि यस के सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट आपको सेलेक्ट करना है। तो न्यू रेजिम के केस में आपको लेट आउट ही सेलेक्ट करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी रेंटल इनकम, ठीक है, ये रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप रिपोर्ट कर सकते हो, इसके लिए शेड्यूल्स दिया हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऐड अंदर पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स फिलअप करनी है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो लोन आपने कहाँ से लिया, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका नेम मेंशन करना है। लोन का अकाउंट नंबर, किस डेट को लोन सैंक्शन हुआ था, लोन का अमाउंट कितना है, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, इसके बाद दोस्तों कितना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अनुसार आप क्लेम कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना, देन आपको कंफर्म कर देना। इसके बाद आते हैं कैपिटल गेन शेड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पे आपके केस में जो भी कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जाएंगे आप। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में आपको 111A सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे 111A। तो यहाँ पे आपको 23 जुलाई का ये कॉलम दिख रहा है और इसके बाद इसके जस्ट बगल में आपको 23 जुलाई के बाद का कॉलम दिख रहा है। तो आपने जो स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग डेटा आपको क्या करना है, फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पे 23 जुलाई के पहले का बाई और सेल वैल्यू हम इंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सेल की वैल्यू ऊपर इंटर करेंगे, देन आपको बाई वैल्यू इंटर करनी है। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हमने आपको भी बताया था किस तरीके से बाइफरकेट करना है, वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे कैपिटल गेन आ जाएगी। इसी तरीके से 23 जुलाई के बाद का वो आपको अपनी स्टेटमेंट ओपन करनी है। 23 जुलाई के बाद में कितना बाई कितना सेल आपका हुआ है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है और इसके बाद एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ये आपकी कैपिटल गेन अपडेट हो जाएगी। देन आपको सेव पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पे F वाले शेड्यूल्स में आप आएंगे और यहाँ पर आपको ये पीरियड बताना है। तो देखिए 23 जुलाई के पहले का जो भी आपका है, तो पहले तो ये 15 जून तक के पीरियड में अपना अपडेट कर लीजिए कितना गेन आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों 15 जून के बाद लेकिन 23 जुलाई के पहले का जो होगा वो इस पीरियड में आएगा। तो ये बाइफरकेशन आपको यहाँ पे देनी है और उसी तरीके से 23 जुलाई के बाद का जो आपका कैपिटल गेन वो आपको इस सेक्शन में रिपोर्ट करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों 23 जुलाई के बाद जो रेट था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का वो 20% हो गया और 23 जुलाई के पहले 15%
के रेट्स लगेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, 23 जुलाई के पहले आपका है तो 5% टैक्सेस आप सेव कर पा रहे हो। तो आपको ये अमाउंट बहुत ही केयरफुली कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे इंटर करना है। और इसके बाद आपको ये डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपडेट हो चुकी है, उसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 112A में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। पॉइंट नंबर 4 में आप आओगे और यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है और इसके बाद आपको व्यू शेड्यूल्स 112A पे ऐड एनर पे जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आपने 31 जनवरी के बाद सिक्योरिटी सेल किए हुए, तो आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी आपको 23 जुलाई के पहले 23 जुलाई के बाद का सिचुएशन पूछ रहा है, तो जैसे शॉर्ट टर्म में आपने अपडेट किया था उसी तरीके से डेटा आपको यहाँ पे भी फीड करना है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के केस में आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू कितने में आपने खरीदा था, इसके बाद यहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर आपका हुआ, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इस केस में दोस्तों कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपकी बाई डेट मेंशन रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा ट्रांजेक्शन 2024 का है, इसलिए कोई भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। ठीक है, आपके केस में होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे और इसके बाद सेव पे आपको क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है, ये डेटा आपका सेव हो जाएगा और इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन के शेड्यूल्स आपकी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको अदर सोर्सेस में आना है, तो यहाँ पे जो भी आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, एफडी की इंटरेस्ट, वो आपकी ऑटो प्री फिल्ड होकर के आती है। यहाँ पे डिविडेंड वगैरह जो आपका हुआ है क्रेडिट वो आ रहा है, प्लस यहाँ पे सेविंग बैंक और एफडी की इंटरेस्ट टोटल होकर के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली इसको कन्फर्म करना है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो CYLA, BFLA, CFL ये शेड्यूल्स आपको अपडेट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। यहाँ पे शेड्यूल SI को आपको कंफर्म करा लेना है। इसके बाद चैप्टर 6A में यदि आप ओल्ड रेजिम में ITR को फाइल करें तो यहाँ पे आप LIC वगैरह का डिडक्शन ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि न्यू रेजिम में फाइल हो रहा है, इसलिए आपको चैप्टर 6A में कोई भी डिडक्शन 80C से 80 तक नहीं मिलेगी। इसके बाद पार्ट B TTI पे आप आएंगे, यहाँ पे आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाती है, सैलरी की इनकम प्लस कैपिटल गेन, इसके बाद अदर सोर्सेज। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप 723,857 का हो रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको पार्ट B TTI में आना है और इसके बाद यहाँ पे आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाती है टैक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टैक्सेस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे 775 का टैक्सेस आ रहा है और ये ऑलरेडी टैक्सेस डिपॉजिट, तो रिमेनिंग अमाउंट ये रिफंड के तौर पे आपको इशू हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसको चेक करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस इंटर करना है। दोस्तों इसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी ITR में यदि कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, देन आपको अपनी आधार OTP इंटर करके उसको वेरीफाई करना है, देन आपको अपनी रिटर्न सबमिट कर देनी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।